हेलो नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं नीरज पटेल स्वागत करता हूं आपका कर्तव्य इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप सभी कल की कक्षा में पढ़ रहे थे परमाणु के बारे में, परमाणु संरचना के बारे में। तो हमने कल परमाणु के बारे में पढ़ लिया था, परमाणु की खोज पढ़ ली थी। इसके अलावा परमाणु के तीन कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ लिया था। इसके आगे हमने कल कुछ परमाणु मॉडल पढ़े थे, जिसमें हमने जे जे थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ लिया था। उसके बाद हमने रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन भी पढ़ लिया था। तो आज से हम अपनी क्लास जो है आगे शुरू करने से पहले ये क्लास आप अपने उन सभी साथियों के पास भेज दें जो बेसिक साइंस पढ़ रहे हैं या बेसिक साइंस उन्हें पढ़ना है या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि ये क्लास हमारी चल रही है आपकी बेसिक साइंस, एनटीपीसी, ग्रुप डी और अदर एग्ज़ाम जैसे एसएससी हो गया, एसएससी के अंदर सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ आदि के लिए। उसमें हम स्ट्रक्चर, परमाणु स्ट्रक्चर के बारे में आज पढ़ रहे थे। इससे पहले हमारी एक क्लास हो चुकी है जिसमें हमने पदार्थ के बारे में पढ़ा था, मैटर के बारे में पढ़ा था। चलिए हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमें पढ़ना है अपना कहाँ से, तो जहाँ पे हमने कल छोड़ा था जी परमाणु के बारे में। जो हमने कल परमाणु के बारे में पढ़ा था उसके आगे से आज हमें पढ़ना है। तो हमने कल रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ लिया था। आज जो हमें पढ़ना है तो उसके आगे हम आज पढ़ेंगे कि नील्स बोर का मॉडल। जो परमाणु से संबंधित नील्स बोर का मॉडल था, आज हम उसको पढ़ेंगे। क्योंकि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में क्या हुआ था कि नाभिक की खोज हो चुकी थी। अब हमें पढ़ना था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहाँ रहते हैं। तो हम पढ़ेंगे नील्स बोर का मॉडल। परमाणु के संबंध में जो नील्स बोर आए, इन्होंने एक मॉडल दिया। इनका मॉडल इलेक्ट्रॉन की स्थिति बताता है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन किस स्थान पर रहेगा। आपने नाभिक में पढ़ा था कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों उपस्थित होते हैं जी। नाभिक धनावेश होता है। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या होती है, उसका चार्ज नेगेटिव चार्ज होता है। तो चलिए, तो उससे संबंधित नाभिक नील्स बोर का जो मॉडल आया, तो नील्स बोर भाई साहब ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है ये जो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन केवल उस क्षेत्र में चक्कर लगाते हैं जहां पे कोणीय संवेग का मान NH/4 पाई के बराबर होता है। तो चलिए इसको हम एक एक पॉइंट से लिख रहे हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि जो है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं या घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं रहते हैं, इलेक्ट्रॉन के बाहर चारों तरफ घूमते रहते हैं। जहां इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, उन्हें उन्हें जी कक्षा कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कक्षा कहते हैं। उन्हें कहते हैं कक्षा, या कक्षा को हम ऑर्बिट भी कह देते हैं। जहां इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उस क्षेत्र को हम कक्षा या ऑर्बिट कहते हैं। इन कक्षाओं की ऊर्जा, कक्षाओं की ऊर्जा कोणीय संवेग, इन कक्षाओं की ऊर्जा MVR बराबर NH/4 पाई, NH/4 पाई इसे बोलते हैं कोणीय संवेग। के बराबर होती है, कोणीय संवेग के बराबर होती है। ये 3 पॉइंट बताए हमें नील्स बोर ने। इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं होते, नाभिक के बारों बाहर घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन जहां घूमते हैं उस क्षेत्र को हम कक्षा कहते हैं। जहां न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं उसे नाभिक कहते हैं। कक्षा की जो ऊर्जा होती है, या जहां इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उसकी कक्षा के लिए कोणीय संवेग का मान NH/4 पाई होता। ये सिद्धांत जो आपका दिया गया था, तो ये इस संबंध में था कि परमाणु के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में पता हो गया था लगभग। नाभिक का पता चल गया था, नाभिक के अंदर कौन कौन से कण थे उसके बारे में पता चल गया था। बचा था आपका इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दिया नील्स बोर ने।
जैसे मान लो ये कोई आपका नाभिक है, ठीक है, ये एक नाभिक है। नाभिक के अंदर कौन कौन से कण होते हैं? तो आप कहो कि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। नाभिक के अंदर तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो इन कक्षाओं में घूमेंगे। जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सॉरी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में घूमते हैं जी, इन कक्षाओं में। इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमते हैं? तो इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में घूमते हैं नाभिक के चारों ओर। नाभिक के अंदर तो होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, नाभिक के बाहर जो कक्षाएं होती हैं जो वहां होता है इलेक्ट्रॉन। वहां क्या होता है? तो नाभिक के चारों ओर होता है इलेक्ट्रॉन। जो ये कक्षाएं होती हैं, इन कक्षाओं को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। कहीं पे आप इन्हें कैपिटल लेटर में दर्शाओगे, ये जो कक्षा होती है, तो कक्षा को हम कहीं पे के, एल, एम, एन, इन नामों से प्रदर्शित करते हैं, इन नामों से दर्शाते हैं। या फिर इन्हीं कक्षाओं को हम एक, दो, तीन, चार ऐसे नामों से भी कभी कभी डिनोट कर देते हैं। ये तो हो गया हमारा कक्षा के लिए नील्स बोर का सिद्धांत। इसके बाद एक सिद्धांत आया था कि जो हमें ये बताता है कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉनों को रखा जाना है। जैसे कोई भी आपका परमाणु है, तो उस परमाणु के पास मान लो 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। मान लो नियोन का कोई परमाणु है जी, इसका नियोन का कोई परमाणु है, और नियोन के परमाणु के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। नियोन के परमाणु के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? तो नियोन के परमाणु के पास 10 इलेक्ट्रॉन है। तो इन 10 इलेक्ट्रॉनों को हम किन किन कक्षाओं में रखेंगे? पहली दूसरी कक्षा में रखेंगे। और अगर पहली दूसरी कक्षा में रखते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में आते हैं? इसके संबंध में एक दूसरा सिद्धांत आया था जिसे बोलते हैं हम बोर बेरी का सिद्धांत। कौन सा? बोर बेरी का सिद्धांत। बोर बेरी, बोर बेरी जी ने एक नियम बताया कि इलेक्ट्रॉनों को जो हम रखेंगे, तो इलेक्ट्रॉनों को रखने के लिए किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होगी। किसी भी कक्षा में, कोई भी कक्षा होगी, उस कक्षा में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे वो 2n² के रूप में रखे जाएंगे। 2n² के रूप में रखे जाएंगे, जहां पे n होती है कि कक्षा की संख्या। n बराबर होता है कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या। इतना आया समझ में? कोई भी कक्षा होगी तो उस कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे वो रखे जाएंगे 2n² के रूप में। जैसे आपकी पहली कक्षा होगी, यहाँ लिखते हैं पहली कक्षा, और यहाँ लिखते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन टोटल कितने होंगे। अगर पहली कक्षा होगी तो कक्षा वो एक होगी। पहली कक्षा के लिए अगर हम 2n² का मान निकालें तो ये निकलेगा 2 × 1 का स्क्वायर बराबर, जो पहली कक्षा होगी उस कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे। जो दूसरी कक्षा होगी, दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे 2 दूनी 4 दूनी 8। दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? तो दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन आएंगे 8। अगर तीसरी कक्षा में लेते हैं तो तीसरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या आती है ये आती है 18। तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने? 18 इलेक्ट्रॉन। और जो चौथी कक्षा होती है, चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 32 होंगे। चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 32 हो जाएगी। इन्हीं को हम नाम दे देते हैं। जैसे पहली कक्षा होती है आपकी के, पहली कक्षा के, उसके बाद एल, उसके बाद एम, और उसके बाद दिया जाता है एन। तो ये तो हो गई आपकी कक्षा। बोरबेरी ने बता दिया कि कक्षा जो होगी तो उस कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन रखने का जो फॉर्मूला है वो होता है 2n²। एन का मतलब होता है कक्षा की संख्या। आप जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को रखना है, एन की जगह उस कक्षा का मान आप रख दो, उस कक्षा की संख्या रख दो, और उसका गुणा कर दो, तो आपको मिल जाएंगी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कि किस कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। देखो, जैसे आपका सोडियम होता है, सोडियम, सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं 11। सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब सोडियम का अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये तो हो गया न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, मतलब नाभिक हो गया। इसके बाहर बनेंगी इसकी कक्षाएं, ये इसके बाहर बन गई कक्षाएं। देखो, पर इलेक्ट्रॉन इसमें 11 हो गए।
अभी हमने इधर इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखी, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितना है समझ में? ये अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। इससे कम इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, लेकिन इस संख्या से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। कम तो हो जाएंगे, लेकिन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन है कितने जी? तो सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन है 11। तो 11 इलेक्ट्रॉनों को अगर हमें इन कक्षा में रखना है, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे पहली कक्षा में, 8 इलेक्ट्रॉन जाएंगे दूसरी कक्षा में, और जो बचा 1 इलेक्ट्रॉन है ये चला जाएगा जी तीसरी कक्षा। ये कौन सी कक्षा में जाएगा? तीसरी कक्षा में। अगर हम इस मॉडल से देखें तो इसकी पहली कक्षा ये होगी, इसमें होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा ये होगी, दूसरी कक्षा में होंगे कितने? तो 8 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। और बची तीसरी कक्षा, तीसरी कक्षा में होगा केवल 1 इलेक्ट्रॉन। आया समझ में? बोरबेरी ने जो बताया 2n², तो हमने 2n² के माध्यम से निकाले क्या? इलेक्ट्रॉन। सोडियम में जो इलेक्ट्रॉन है वो है 11 इलेक्ट्रॉन। 11 इलेक्ट्रॉनों को हमने भर दिया पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8, और बचा 1 चला गया जी तीसरी कक्षा में। तो 8 2 10 और 1 11। ये तो होता है इनके इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम, कि कक्षाओं में हम इलेक्ट्रॉन कैसे रखेंगे। हमें कक्षाओं में यदि इलेक्ट्रॉन को रखना है, तो कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों को हम कैसे रखें? तो अगले एग्जाम्पल से अगर देखें तो आर्गन जो होता है, आर्गन, इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होते हैं 18। इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 18। अब आपसे बोला जाए कि आर्गन के 18 इलेक्ट्रॉनों को कक्षा में भरना है, तो कितनी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन ये भरेंगे? देखो, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, 2 और 8 10। अब तीसरी कक्षा देखो, पहली में 2 भर दिए, दूसरी में 8 भर दिए, तीसरी में कितने भरना है हमें? तो तीसरी कक्षा में हमें भरने हैं 18 इलेक्ट्रॉन। तीसरी में कितने भरेंगे? 18 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, 8 2 10 तो हो गए, बचे कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन जो बचे ये भरेंगे हम तीसरी कक्षा में। ये कहाँ पे भरेंगे? तीसरी कक्षा में। आए समझ में ये नहीं आया? तो एक और एग्जांपल से देख लो। जैसे आपका कैल्शियम होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं 20। कैल्शियम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? तो कैल्शियम के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं 20। अब हमें 20 इलेक्ट्रॉनों को अगर भरना है, तो 20 इलेक्ट्रॉनों को भरने के लिए पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 2 10, बचे कितने? 10 इलेक्ट्रॉन। तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरते हैं हम 18, और हमारे पास बचे हुए हैं अभी 10। तो इसमें भर देंगे हम यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन। आया समझ में? ये नहीं आया? आगे समझ में? अगर समझ में आ गया है तो आप दो तत्वों के आप इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में भर के जल्दी से कमेंट में बता दो। एक तो आप बता दो आयरन, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं 26, और एक बता दो आप फास्फोरस, इलेक्ट्रॉन जी 15। आयरन और फास्फोरस की जल्दी आप बता दो कि इसमें कक्षा अधिकतम कितनी होगी। जल्दी से निकाल लो, अधिकतम कक्षा इसकी कितनी होगी? निकाल दिया? ठीक है, तो बात करते हैं आगे। हम बात करते हैं कक्षा की और उपकक्षा की। ऑर्बिट और ऑर्बिटल क्या होता है? कक्षा मतलब आपका ऑर्बिट, और दूसरा होता है जी आपका कक्षक मतलब ऑर्बिटल। कक्षक मतलब आपका ऑर्बिटल। कक्षा और कक्षक दोनों क्या चीजें हैं? तो कक्षा तो आपका वही है जो अभी बताया, कि नाभिक के चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होता है, नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर इलेक्ट्रॉन आप भरते हो, ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। नाभिक के बाहर का क्षेत्र, नाभिक के बाहर का वह क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। उसे तो हम कहते हैं कक्षा।
नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं वो तो कहलाता है कक्षा। कक्षा क्या होता है या ऑर्बिटल क्या होता है? इसी को हम कह देते हैं उपकक्षा। इसी को क्या बोलते हैं? उपकक्षा। तो उपकक्षा कक्षा के अंदर का ऐसा क्षेत्र होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन भरते हैं। उपकक्षा क्या होता है? कक्षा के अंदर ऐसा क्षेत्र जहां पे इलेक्ट्रॉन भरते हैं। जैसे समझो, आप एक स्कूल या आप कोचिंग के अंदर जाते हैं, ठीक है, या कॉलेज में आप जाते हैं, तो आपके मान लो आप बीए या बीएससी जो भी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप बीए या बीएससी कर रहे हैं तो आपके कॉलेज में अलग अलग क्लासेस होंगे, अलग अलग सेक्शन। मान लो आप बीए कर रहे हैं, ठीक है, या बीएससी कर रहे हैं, या आप टेंथ ट्वेल्थ जो भी आप कर रहे हैं अभी, या जो भी आपने किया है, जो क्लास आप कर रहे हैं या जो आप करके आए हैं, तो उसमें आपने एक क्लास के अंदर चार चार पांच पांच सेक्शन बने हुए देखे होंगे। कोई भी एक क्लास होगी और एक क्लास में आपने सेक्शन बने हुए देखे। अधिकतर सेक्शन आप गवर्नमेंट स्कूलों में देखते हो, तो जैसे एक क्लास में आपके 100 बच्चे हैं, ठीक है, मान लो ट्वेल्थ की कोई क्लास है और उस क्लास में टोटल बच्चों की संख्या है 100। तो एक क्लास में 100 बच्चे अगर हैं तो उन बच्चों को हम कितने सेक्शन में बांट देते हैं? उन बच्चों को हम कितने सेक्शन में बैठाएंगे? तो जो सेक्शन होते हैं, कक्षा तो एक ही रहेगी। मान लो क्लास ट्वेल्थ में आपके 2 सेक्शन या 3 सेक्शन बने, मान लो 50-50 बच्चों के आपके 2 सेक्शन हैं, ठीक है जी, 50-50 बच्चों के 2 सेक्शन। तो टोटल बच्चे कितने हैं आपकी 12वीं कक्षा में? टोटल बच्चे तो 100 हैं। तो जो टोटल बच्चे हैं 12वीं क्लास में, तो आपकी जो टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसे बोलते हैं ऑर्बिट या कक्षा। जो उस तत्व में पूरे इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको तो हम कहते हैं कक्षा या ऑर्बिट। लेकिन जहां पे उन इलेक्ट्रॉनों को हम भरते हैं, जहां पे इलेक्ट्रॉनों को बैठाया जाता है, वो कहलाता है आपका कक्षक या ऑर्बिटल। जैसे आप टोटल बच्चे यहाँ पे 100 बच्चों को हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी 2 सेक्शन में बैठा दिया, तो जो सेक्शन बने परमाणु के अंदर उस सेक्शन को हम बोलते हैं कक्षक या ऑर्बिटल। आया समझ में? ऑर्बिटल क्या होता है? जहां पे कक्षा के अंदर हम इलेक्ट्रॉनों को रखते हैं वो आपका ऑर्बिटल कहलाता है। देखेंगे क्या? नाभिक के चारों ओर वह क्षेत्र, नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है। इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होती है। जहां पे भी इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना होगी वो आपकी कहलाएगी क्या? ऑर्बिटल। वो क्या होता है? ऑर्बिटल होता है। देखो, कक्षाएं आपने 1 से 4 तक देखी या KLMN देखा? कक्षाएं 1 से 4 या KLMN, आपने ये चीजें तो देखो, कक्षा जो पहली होगी, पहली कक्षा के पास केवल एक सेक्शन होगा। कक्षा जो पहली होगी या इसको हम बोलते हैं कैपिटल ए, इसके पास केवल एक सेक्शन होता है जिसे बोलते हैं एस। के पास या पहली कक्षा के पास केवल एक सेक्शन होता है जिसे कहते हैं हम एस उपकोष या एस कक्षा। कक्षा दूसरी जो आएगी एल, इस दूसरी कक्षा के पास एस तो रहेगा ही रहेगा, दूसरी कक्षा के पास एस तो होगा, एस के साथ में दूसरा उपकोष आ जाएगा आपका पी। पहली कक्षा के पास केवल एक सेक्शन, दूसरी कक्षा के पास एस के साथ साथ पी, मतलब टोटल 2 कक्षक आ जाएंगे। अगर कक्षा तीसरी आपकी आती है एम, तो तीसरी कक्षा के पास 3 सेक्शन होंगे या 3 आपके कक्षक होंगे, एस पी और डी नाम से 3 कक्षक पाए जाएंगे। अगर कक्षा आपकी चौथी कक्षा होती है एन कक्षा, तो एन कक्षा के पास ऐसे 4 सेक्शन होंगे, एस पी डी और एफ नाम के ये 4 सेक्शन। अब इसके बाद भी इलेक्ट्रॉन अगर बचते हैं, इसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो उसके बाद कक्षा पांचवी होगी और पांचवी कक्षा के पास फिर से ये 4 सेक्शन होंगे, एस पी डी और एफ नाम से 4 सेक्शन। और ज्यादा कक्षा होगी तो उसके पास भी आपके 4 सेक्शन एस पी डी और एफ होते हैं। आए समझ में? पहली कक्षा के पास एक सेक्शन,
एस नाम से। दूसरी कक्षा के पास 2 सेक्शन या 2 कक्षक एस और पी नाम से। तीसरी कक्षा के पास 3 कक्षक एस, पी और डी नाम से। चौथी कक्षा के पास 4 सेक्शन या 4 कक्षक एस, पी, डी और एफ नाम से। अब बात करते हैं कि इनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन और कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं। इलेक्ट्रॉन भरने की क्रिया। इलेक्ट्रॉन भरने की क्रिया या इलेक्ट्रॉन भरना। तो सबसे पहले हम भरेंगे कक्षा में इलेक्ट्रॉन। कक्षा के बाद उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम वितरित कर देंगे कक्षक के। जो इलेक्ट्रॉन कक्षा में भरेंगे उन इलेक्ट्रॉनों को हम बांटेंगे काय में, कक्षक में। अगर पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, अगर पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन अगर भर रहे हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन एस उपकोष के अंदर भरे जाएंगे पूरे दोनों इलेक्ट्रॉन। पहली कक्षा में अगर केवल 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉनों को हम एस उपकोष या एस कक्षक के अंदर भर देंगे दोनों इलेक्ट्रॉन। अगर दूसरी कक्षा आती है तो दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरते हैं 8। अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरते हैं, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरते हैं 8। इन 8 इलेक्ट्रॉनों को इसके 2 कक्षक एस और पी में अगर हम भरते हैं, 8 इलेक्ट्रॉनों को हम एस और पी में भरेंगे, तो एस में तो 2 भरेंगे, ऊपर भरा है एस में 2, तो एस में अधिकतम हम 2 इलेक्ट्रॉन रखेंगे और पी में अधिकतम हमें रखने हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो एस में अधिकतम 2 रख दिए और पी में अधिकतम रख दिए हमने 6 इलेक्ट्रॉन। अगर कक्षा आती है तीसरी, तो तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन रखे जाएंगे 18। तीसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 होगी। इन 18 इलेक्ट्रॉनों को हमें रखना है एस, पी और डी, 3 कक्षकों में। तो 18 इलेक्ट्रॉन को हम एस के अंदर रखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, पी के अंदर रखेंगे 6 इलेक्ट्रॉन और बचे 10 इलेक्ट्रॉन रख देंगे हम डी के अंदर। इस प्रकार से 2, 6 और 10 के रूप में हम भर देंगे 18 इलेक्ट्रॉन पूरे। आपकी कक्षा नंबर आती है चौथी। फोर्थ कक्षा में आपको अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरने हैं 32। चौथी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाएंगे, तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 32। इन 32 इलेक्ट्रॉनों को हम अगर कक्षक में भरेंगे तो एस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, पी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन, डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन और बचा एफ कक्षक, इसमें भरे जाएंगे आपके 14 इलेक्ट्रॉन। जिसमें अभी हम 32 इलेक्ट्रॉन भर रहे होंगे, तो उन 32 में से एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम आया समझ में। इलेक्ट्रॉन को हम भरते कैसे हैं और इलेक्ट्रॉन कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कक्षा में होता है और कक्षा के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो आपका कक्षकों में होता है। कक्षक आपके 4 होते हैं, एस, पी, डी और एफ, और ये उनमें इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम होता है। आए समझ में इतना। अगर ये समझ में आ गया हो तो अब हम बात करते हैं कि आपका समस्थानिक, समभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक और सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं। समस्थानिक के बारे में, उसके बाद समभारिक पढ़ेंगे, समभारिक के बाद सम न्यूट्रॉनिक और फिर पढ़ेंगे हम सम इलेक्ट्रॉनिक के बारे में। आ जाओ सम स्थानिक के बारे में कि सम स्थानिक क्या होता है। सम स्थानिक, समस्थानिक जो होता है, ऐसे परमाणु इनमें परमाणु क्रमांक तो समान होता है। ऐसे परमाणु होंगे जिनमें परमाणु क्रमांक तो समान होगा, उनका परमाणु क्रमांक समान होता है और परमाणु भार अलग अलग होता है, एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। क्या होगा इनमें, तो इनका परमाणु क्रमांक समान होगा, परमाणु क्रमांक समान होगा, परमाणु क्रमांक समान और परमाणु भार अलग अलग। परमाणु भार या द्रव्यमान होता है जी अलग अलग। परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान ये होता है भिन्न, अलग अलग। तो एक दूसरे के कहलाते हैं संभारिक, जिनका परमाणु क्रमांक समान और परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार अलग अलग होता है, एक दूसरे के संभारिक कहलाते हैं, सम स्थानिक कहलाते हैं। इसके
इसके अगर हम उदाहरण के देखें तो हाइड्रोजन के आपने 3 समस्थानिकों के बारे में पढ़ा होगा। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, हाइड्रोजन के जो 3 समस्थानिक होते हैं वो होते हैं आपके प्रोटियम। पहला समस्थानिक होता है आपका प्रोटियम, दूसरा समस्थानिक होता है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, और तीसरा समस्थानिक होता है जी ट्राइटियम। तीसरा समस्थानिक क्या होता है? तो तीसरा समस्थानिक होता है इसका ट्राइटियम। प्रोटियम की अगर हम बात करते हैं, इसका परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु भार भी इसमें 1 होता है। प्रोटियम का परमाणु क्रमांक भी 1 होता है और परमाणु भार भी 1 होता है। ड्यूटेरियम की अगर हम बात करें तो ड्यूटेरियम का परमाणु क्रमांक तो 1 होता है, लेकिन परमाणु भार होता है इसका 2। परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 2। ट्राइटियम की अगर बात करते हैं तो ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक होता है 1 और इसका परमाणु भार होता है 3। प्रोटियम में 1 परमाणु क्रमांक, 1 परमाणु भार। ड्यूटेरियम के आ जाओ तो ड्यूटेरियम के ऊपर 1 परमाणु क्रमांक होता है और 1 परमाणु भार होता है। और अगर ट्राइटियम की बात करें तो ट्राइटियम में 1 आपका परमाणु क्रमांक होगा और 3 इसका परमाणु भार होता है। परमाणु भार कितना होगा? 3 होगा परमाणु भार। बात करें इसमें न्यूट्रॉन की, इसमें कितने न्यूट्रॉन होते हैं? तो प्रोटियम के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या होती है 0। प्रोटियम में एक भी न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन की अगर इसी में बात करें, इलेक्ट्रॉन 1 होता है। और अगर हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो इसमें प्रोटॉन भी 1 होता है। आ जाओ ड्यूटेरियम के ऊपर, तो ड्यूटेरियम का परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 2 होगा। तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या जो होगी वो 1 होगी। न्यूट्रॉन कितना? 1 न्यूट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन। इसमें न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तीनों की संख्या समान होती है। ड्यूटेरियम के ऊपर आ जाओ तो ड्यूटेरियम में पाए जाते हैं 2 न्यूट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन। ड्यूटेरियम के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अच्छा, जो आपका ड्यूटेरियम होता है, ड्यूटेरियम ये हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव पदार्थ है। ड्यूटेरियम क्या है ये? सॉरी, ट्राइटियम। ट्राइटियम आपका रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है। हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव पदार्थ है ट्राइटियम। रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है। ट्राइटियम होता है रेडियो एक्टिव पदार्थ। और जो आपका ड्यूटेरियम होता है, ड्यूटेरियम को हम बोलते हैं भारी जल। ड्यूटेरियम को क्या बोलते हैं? भारी जल। और इसका सूत्र होता है D2O। ड्यूटेरियम आपका भारी जल होता है, सूत्र होता है इसका D2O। इसका उपयोग आप बात्या भट्टी वगैरह में करते हैं। ड्यूटेरियम का उपयोग बात्या भट्टी या संलयन क्रिया में किया जाता है। और आपका जो ट्राइटियम होता है, ट्राइटियम आपका हाइड्रोजन का एक रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है। हाइड्रोजन के समस्थानिक आपको ऐसे समझ में। अच्छा, ऐसे समस्थानिक आपके कार्बन में होते हैं। कार्बन आपका एक होता है C12 और एक कार्बन आपका होता है C14। सी 6 परमाणु क्रमांक, 12 परमाणु भार, ये नॉर्मल कार्बन है। लेकिन सी आपका 6 14, ये वाला जो आपका कार्बन है, कौन सा कार्बन? जिसका परमाणु भार आपका 14 हो। इसका उपयोग किया जाता है आपके जो जीवाश्म होते हैं, जीवाश्मों के उसके आयु ज्ञात करने में कि जीवाश्म कितने पुराने हैं। जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में, आयु ज्ञात करने में इसका उपयोग होता है। तो कार्बन C614 का उपयोग किया जाता है जीवाश्म की आयु ज्ञात करने में। ऐसा एक आपका यूरेनियम होता है, एक यूरेनियम होता है, यूरेनियम। एक आपका होता है 92 200, कितना होता है? 92 293, कितना होता है यूरेनियम? एक 92 293 होता है। और एक यूरेनियम होता है आपका 92 298। तो जो 92 298 यूरेनियम है, जो यूरेनियम आपका 92 298 होता है, उस यूरेनियम का उपयोग किया जाता है चट्टानों की आयु ज्ञात करने में।
इसमें होता है तो चट्टानों की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। यूरेनियम 92 का उपयोग जो किया जाता है, ये किया जाता है चट्टानों की आयु ज्ञात करने में। चट्टानों की आयु ज्ञात करने में, आयु ज्ञात करने में। देखो, दोनों में परमाणु क्रमांक समान है। दोनों यूरेनियम का परमाणु क्रमांक बराबर है, 92 है। दोनों में परमाणु भार अलग अलग है। एक का परमाणु भार है आपका 38 और एक का 35। दोनों के जो यहाँ पे परमाणु भार हैं अलग अलग हैं, ये एक दूसरे के समस्थानिक कहलाते हैं। आया समझ में? अब बात करेंगे हम समभारिक की। समभारिक क्या होता है? समस्थानिक हो गया। अब जो है बात कर रहे हैं हम समभारिक की या आइसोबार्स की। समभारिक या आइसोबार। समभारिक। समभारिक वे तत्व या वे पदार्थ होते हैं जिनका परमाणु भार समान होता है। ऐसे तत्व जिनका परमाणु भार समान होता है और परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं। क्या? ऐसे तत्व जिनका परमाणु भार समान, परमाणु भार या द्रव्यमान होता है समान और परमाणु क्रमांक होता है अलग अलग। परमाणु क्रमांक होता है भिन्न भिन्न, वो कहलाते हैं एक दूसरे के समभारिक। जिनका परमाणु भार समान होगा और परमाणु क्रमांक अलग अलग होगा, वो कहलाएंगे एक दूसरे के समभारिक। जैसे आपका आर्गन होता है। आर्गन, आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है और परमाणु भार आपका होता है 40। इसी के जैसा दूसरा तत्व आप बोल सकते हो कैल्शियम, जिसका परमाणु क्रमांक 20 और परमाणु भार होता है 40। आर्गन परमाणु क्रमांक 18, परमाणु भार 40। कैल्शियम परमाणु क्रमांक 20 और परमाणु भार 40। दोनों के जो परमाणु भार हैं, दोनों की ये परमाणु भार समान होती हैं और जिनमें परमाणु भार समान होते हैं वो एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं। इसी के जैसा एक आपका सोडियम होता है। सोडियम परमाणु क्रमांक 11 और परमाणु भार होता है 24। और दूसरा हम बात करेंगे इसके साथ मैग्नीशियम, परमाणु भार परमाणु क्रमांक 12 और परमाणु भार 24 की। दोनों में परमाणु भार समान है 24-24, तो ये एक दूसरे के कहलाते हैं समभारिक। दोनों के परमाणु भार समान होते हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं। क्या होंगे? एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं। आया समझ में? इसी प्रकार होता है आपका सम न्यूट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉन, और इसी प्रकार आपका होता है सम इलेक्ट्रॉन। सम न्यूट्रॉन क्या होता है? जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है वो कहलाते हैं सम न्यूट्रॉन। सम न्यूट्रॉन, जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी। ऐसे तत्व जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, समान होती है, वो कहलाते हैं आपके सम न्यूट्रॉनिक या सम न्यूट्रॉन। जिनमें भी न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी वो कहलाएंगे आपके सम न्यूट्रॉनिक या सम न्यूट्रॉन। जैसे आपका फास्फोरस और सल्फर होता है। फास्फोरस परमाणु क्रमांक 15, परमाणु भार इसका 31 होता है। बात करें सल्फर की, सल्फर का परमाणु भार परमाणु क्रमांक 16 और परमाणु भार इसका होता है 32। अब हमें न्यूट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करते हैं? परमाणु क्रमांक और परमाणु भार दोनों को आपस में घटा देंगे। न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा? न्यूट्रॉन, तो तत्व का परमाणु भार और तत्व का परमाणु क्रमांक दोनों को आपस में घटा दो। जैसे ही 31 में से 15 घटाते हो तो आपका बचेगा 16।
तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, तो न्यूट्रॉन की संख्या निकली 16। और सल्फर में 32 में से जब 16 घटाते हो तो यहाँ पे बचता है आपका 16। तो दोनों में न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या कैसी हो गई, बराबर हो गई। जब दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर हो गई तो ये कहलाते हैं एक दूसरे के सम न्यूट्रॉनिक। जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है वो कहलाते हैं आपके सम न्यूट्रॉनिक। ये है समझ में। ऐसे ही होता है आपका सम इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी। जितने तत्व होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है वो कहलाते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। क्या कहलाएंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक। सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होंगे, ऐसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। ऐसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, मतलब बराबर होती है, वो कहलाते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। जिनमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होगी वो सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे तो आपका नियॉन, नियॉन के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 प्रोटॉन होते हैं। नियॉन के जैसे ही आपका होता है सोडियम 1 पॉजिटिव, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। सोडियम 1 पॉजिटिव के बाद आप देख लो फ्लोरीन 1 नेगेटिव, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप ऑक्सीजन 2 नेगेटिव देख लो, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव भी 10 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व होता है। ऐसे तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है वो कहलाता है सम इलेक्ट्रॉनिक। ये चीज समझ में आ गई या नहीं आई। तो सम आपका सम स्थानिक क्या होगा, जिनमें परमाणु क्रमांक समान है वो समस्थानिक होता है। जिनके परमाणु भार समान होते हैं वो संभारिक होता है। जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक होता है। और जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाता है। इसके बाद हम जो है आगे की क्लासों में जानेंगे कि क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं, इलेक्ट्रॉनों को भरने के नियम क्या होते हैं। और इस प्रकार ये परमाणु संरचना वाला हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके पहले हम देख लेंगे कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। आज हमने पढ़ा है नील्स बोर के मॉडल से कि इलेक्ट्रॉनों के बारे में सबसे पहले हमें बताया था नील्स बोर ने। इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर चारों ओर कक्षाओं में गति करते हैं। जहाँ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं हम उसे कक्षा कह देते हैं। और किसी भी कक्षा के लिए जो कोणीय संवेग का मान होता है MV r बराबर NH/4 पाई के बराबर होता है। इसके बाद हमने देखा यहाँ पे कक्षाओं के बारे में, बोर-बेरी का सिद्धांत, जिन्होंने बताया कि किसी भी कक्षा में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² के बराबर रखी जाएगी। इसके बाद देखा हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले लिए। उसके बाद ये आपने किए या नहीं किए, हो गए थे सब लोगों के। अगर ना भी हुए हैं तो बाद में कर लेना, छोड़ना नहीं है इन्हें, ठीक है। इसके बाद कक्षा और कक्षक। तो ऐसा क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो कक्षा होती है। जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना या कक्षा के अंदर ऐसा क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं वो आपके कक्षक कहलाते हैं। आपके कक्षक 4 प्रकार के होते हैं, S, P, D और F। प्रत्येक कक्षा में कक्षकों की संख्या अलग अलग होती है। जैसे पहली कक्षा में कक्षक की संख्या 1 होती है, दूसरी कक्षा में कक्षक की संख्या 2 S और P, तीसरी कक्षा में कक्षक की संख्या 3 S, P, D और चौथी कक्षा में कक्षक की संख्या होती है 4 S, P, D और F। इसके बाद हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को भरने का क्रम देख लिया। फिर समस्थानिक, आपका समस्थानिक, संभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, ये सब जाना। अगर आपको क्लास ये पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कीजिए और सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं आप अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।